जी ऋषि भाई। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है। मैं एक शराबी हूँ। और आप लोगों का धन्यवाद। आप हाय लोगों ने भाई, नमस्कार ऋषि भाई। नमस्कार दिनेश भाई। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मतलब मुझे मौका दिया। और तो यार ये जो प्रोग्राम है ना मेरे लिए थोड़ा सा अटपटा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कुछ इस प्रकार का नहीं है कि मैं किसी गोविंदा की फैमिली से आया हूँ या गोविंदा की मूवी देख के बड़ा हुआ हूँ। मैं तो मूवी बड़ी सीरियस वाली देखी है जीवन में। तो ये मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ कई बार कि मेरी जिंदगी दुखद ही रही है जब तक मैं इस कमरे में नहीं आया। और काफी इस कमरे में आने के बाद भी धीरे धीरे सुधरी है। एकदम सुधर गई ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे जब मैं आई वाज जस्ट मतलब 4 साल का था जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मकान दुकान जो भी था सब कुछ बिखर गया, बिगड़ गया। बड़ा भाई घर छोड़ के चला गया। और जीवन में पता नहीं किस किस तरह की हार्डशिप्स आई और बहुत सारी परेशानी हुई। तो ये ना एक इस प्रकार का ना कभी कभी जब आदमी परेशानी से निकल रहा होता है ना तो परेशानी तो चली जाती है। पर परेशानी का जो ढिंढोरा होता है ना कि मेरे साथ अत्याचार हुआ, ये हमेशा रह जाता है। मतलब एक समस्या आती है, एक घटना होती है। घटना समय के साथ निकल जाती है ना। लेकिन ये जो एहसास होता है ना कि मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था, ये जजमेंट वगैरह जब होने लगता है ना, इससे ज्यादा परेशानी होती है। तो मेरे साथ जो भी हुआ था 4 साल की उम्र के बाद और कुछ इस तरह के साल भी निकले मेरे, तो मैं कभी खुश रह नहीं पाया क्योंकि मैं ये चीज नहीं समझ पाता था यार कि मेरे साथ मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिससे कि मेरे पिताजी नहीं रहे। जब मैं देखता था कि सबके पिता थे, मतलब उनके घर में खुशियां थी, उनके घर में पैसे थे, उनके घर में सब कुछ था। लेकिन मुझे लगता था कि मेरे पास क्यों नहीं है। जब कोई बच्चा कोई अच्छे से कपड़े खरीदता था तो मेरा ही मन करता था। जब कोई बच्चा कहीं पे टूर पे जाते थे लोग, मेरा ही मन करता था। जब लोगों के पास तरह तरह के साधन होते थे मेरा भी मन करता था। लेकिन मेरे को ना वो सब करने का मौका नहीं मिल पाता था क्योंकि मेरी जो फैमिली की कंडीशन थी वो इस प्रकार की नहीं थी। अब किसी तरीके से मैं भगवान ने मुझे कहीं से निकाल निकोल के मैं एक अच्छे जॉब पे पहुंच गया, पढ़ाई वढ़ाई करके जैसा भी हुआ। जब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिल गए। उसके बाद मैं किसी तरीके से एक अच्छी कंपनी में पहुंच गया। और 2003 की बात है। और मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी और मानी जानी कंपनी थी, हर कोई वहां पे जा भी नहीं पाता था। अब मैं उस कंपनी में काम करता था। और मैं हमारी जो कंपनी थी उसकी जो शेप भी थी वो एक शिप की तरह थी, एक पानी वाले जहाज की तरह थी। उसका कैफेटेरिया बड़ा सुंदर था। तो उसमें कांच वांच बहुत लगे हुए थे। तो ऐसा बाहर बारिश हो रही थी और जो बारिश का पानी था वो कैफेटेरिया की दीवार पे आके, जो कांच की दीवार थी जिसमें आर पार देख सकते थे, उस पर गिर रहा था। बहुत सुंदर मनोरम दृश्य था। लेकिन मेरे दिमाग में तो फिल्म चल रही थी कि यार मैं बेशक मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा, मेरे को तो क्रेडिट कार्ड का कर्जा भी है। उन दिनों तक मैं यूजिंग में ही था। और ये कैसे निकलेगा, जीवन आगे कैसे जाएगा, अपने चिंता में मग्न था मैं तो इतने में एक मेरा मतलब ट्रेनर टाइप का था, वो बॉस ही मान लो। तो वो मेरे पास आता है, कहते यार मैं ये चीज नहीं समझ पाता कि भगवान ने तुझे, अच्छा वो थोड़ा शॉर्ट था हाइट में, कहते भगवान ने तुझे हैंडसम बनाया है, लंबा बनाया है, ब्रिलियंट है तू अपने काम के अंदर, उसके बाद भी तो इतना उदास क्यों रहता है, ऐसी कौन सी आफत आ गई तेरे साथ। अब मैं उसे क्या बताऊं कि भाई मेरे दिमाग में ना फिल्म चल रही है, बहुत पहले से फिल्म चल रही है। और फिल्म जो चल रही है वो जब से चल रही है, मैं क्या बताऊं इससे कि भाई मेरे साथ जब मैं 4 साल का था तो ये हादसा हुआ, जब मैं 6 साल का था तो ये हादसा हुआ, जब मैं 8 साल का था तो ये हादसा हुआ, 12 साल में ये हादसा हुआ। मैं कैसे इसे बताऊं, इतनी लंबी कहानी है। तो मैंने एक लंबी स्टोरी है। और कह रहे थे ये जो भी स्टोरी है, मैं तो ये देख रहा हूँ तो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पे हर 100 में से 2-3 लोगों को लिया जाता है, इंटरव्यू का ये डेट है। ऊपर से तू मतलब भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है, यू हैव अ गुड इनकम, है ना, सब कुछ है तेरे पास। और लोग तुझे चाहते भी है, पसंद भी करते हैं, है ना। तो हमारी जो बॉस थी, तो ओवरऑल बॉस जो थी वो मुझे पसंद भी बहुत करती थी। कह रहे उसके बाद भी मैं देखता हूँ तू सबसे ज्यादा सीरियस आदमी है, तू उदास इतना रहता है, इतना उदास रहता है, तो तेरी उदासी का क्या सबब है। अच्छा, मुझे भी उस समय समझ में नहीं आता था मेरी उदासी का क्या सबब है ना। तो मैं उसकी बात को टाल गया। अब एक दिन मैं किसी दूसरी कालांतर में मैं इधर प्रोग्राम में भी आ गया। और जब मैं प्रोग्राम में आया ना तो मुझे एक दिन याद है, मैं
बैठा हुआ था। मैं जब तक प्रोग्राम में आया तो था, मुझे शेयरिंग अच्छी लगती थी। कुछ 5-7 दिन बीते होंगे, अब याद नहीं है एग्जैक्टली कितने दिन बीते थे, 5 या 10 या 12। लेकिन शुरू शुरू की बात है, 1 या 2 हफ्ते की बात रही होगी, इससे अधिक तो बिल्कुल नहीं थी। एक भाई था, और वो जो छोटे छोटे रसगुल्ले होते हैं उधर, दिल्ली विल्ली में होते हैं, तो वो छोटे छोटे रसगुल्ले आया था। दिल्ली का था बंदा, वो लक्ष्मी नगर का, वो आया था और वो रसगुल्ले बांट रहा था। तो मेरे पास वो रसगुल्ले लेते हुआ आया, तो मैंने कहा मिठाई खा रहा है तो कम से कम किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई देखो, ऐसा है ना, किसी की शादी में जाओ, शादी में जाओ किसी के यहाँ पे, और पार्टी का मजा लो, उसके उसके शादी के भोजन का आनंद लो, तो कम से कम नाच के जरूर आना चाहिए। ये हमारा एक सिद्धांत रहा है बचपन से। कभी हम शादी में गए हैं, चाहे बिन बुलाए गए हैं, कहीं भी खाना खाया तो नाच के जरूर आए हैं, बिना नाचे नहीं आए हैं, मतलब हक अदा करके आए हैं पूरा। तो मैंने सोचा कि अब लड्डू को वो रसगुल्ले खिला रहा है, तो मतलब कस्टम रिक्वायर्स कि तो एक बार से पूछ ले भाई, किस किस मतलब बधाई देने के लिए कारण तो होना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि तेरी नौकरी लग गई? कहता नहीं। मैंने कहा शादी हो रही है? कह रहा नहीं। मैंने कहा फिर ये किस उपलक्ष्य में? कहता बाइक चोरी होने के उपलक्ष्य में। यही बोला उसने मुझे। कहता बाकी बताऊंगा बाद में। तो वो दूसरे बंदे के पास चला गया रसगुल्ले लेके, फिर उसने अपनी शेयरिंग में बताया। और उसने शेयरिंग में मुझे क्या बताया, कहता उसके पास एक पुरानी बाइक थी, और मुझको क्या सभी को बताया, एक पुरानी बाइक थी। और उस पुरानी बाइक, वो ना तो कहीं भी, हमारे एक टर्म होता है टांग उठा के खड़े हो जाना, तो मतलब बाइक कभी बंद हो जाती थी वो। तो वो कहते रास्ते पे कहीं भी बंद हो जाती थी, टांग उठा के खड़ी हो जाती थी मतलब। फिर उसका कभी ये कर रहा हूँ मैं ठीक, कभी वो कर रहा हूँ, कभी मतलब धक्का मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो चाल ही नहीं होती थी। उसने मुझे इतना तंग कर रखा था, इतना तंग कर रखा था। कहता पिछले 5 साल से मैं अपने बाप से कह रहा था, पिता से कह रहा था कि मुझे एक नई बाइक दिला दो। कहता ना तो दिलाऊंगा ना तुझे लेने दूंगा, यही चला जो तेरे को लेके दे के ले, मैंने दे रखे तुझे। कहता यही चल रही थी बाइक मेरे 5 साल से, मेरी हालत खराब थी उसको घसीटते घसीटते घसीटते। कहता इतनी जान तो मुझे रास्ते पे लग जाती थी, काम करते मैं लेट ही पहुंचता था। कह रहा किसी किसी साधु ने चोर का रूप धारण किया, वो मेरे घर आया, उठा के उसे ले गया बाइक को। और जैसी वो बाइक ले गया, तो मैं बाइक के साथ, वो दिक्कतें जो उस बाइक के साथ बंधी हुई थी ना, वो भी चली गई। अब मेरे पास वो जगह क्रिएट हो गई कि मैं नई बाइक खरीद सकता हूँ। मेरे को बहाना मिल गया कि नई बाइक खरीदनी है। अब मुझे एक बहाना मिल गया, मैं नई बाइक खरीदूंगा, इसलिए मैं मिठाई लेके आया हूँ। कहता है मैंने कह रहा कि मुझे वो चोर मिल जाए तो मैं उसके पैर भी छू लूंगा। मैं कहा भाई तूने मुझे ऐसी दिक्कत से, इतनी बड़ी दिक्कत से मुझे छुटकारा दिला दिया, तू तो पूजा तुल ले। जब मैंने ये शेयरिंग सुनी ना, मैं ऐसा नहीं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, काफी पढ़ा लिखा हूँ, जो भी पढ़ा है फालतू का पढ़ा है, लेकिन पढ़ा लिखा बहुत हूँ। तो जब मैंने पहली बार ये चीज सुनी ना, मेरे तो लॉजिक हिल गए। मैं तो जिंदगी में इस तरह की मर्दानगी वाली बात कभी सुनी नहीं थी। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया, मैं कहते जी ऋषि तू सोबर होगा या नहीं होगा वो बात की बात है ना, लेकिन जिंदा इन्हीं के बीच में रहना है। मतलब मुझे पहली बार ना जीवन में ना मर्दों से मुकाबला हो रहा था, मुझे पहली बार सामने मर्द दिख रहे थे। मैंने कहा ये आदमी, बाइक चोरी हो गई है, उसके बाद इस तरीके से लड्डू बांट रहा है। मैंने कहा यार ये चीज मेरे दिमाग में रजिस्टर हो गई। अब मैं आई मेड अप माई माइंड कि भाई मैं हमेशा यहाँ पे आता रहूंगा। मैं आता रहा। तो मुझे ना एक अपनी अभी भी याद है मुझे, एक बंदा एक दिन मुझे मतलब बता रहा था, शेयरिंग चल रही थी कुछ इस प्रकार की, कोई बता रहा था, कोई कहानी बता रहा था। कह रहा था कि कोई भाई था और किसी मीटिंग में पहुंचा, और मीटिंग में लोग लाइन से बैठे हुए थे। तो उसका स्पॉन्सी जो था वो उससे पूछता है, कहता है कि मतलब एक स्पॉन्सी अपने स्पॉन्सर से पूछता है, कहता है कि भाई देख फलानी की पैर में एक्शन के जूते हैं, एक ब्रांड होता था शूज का उस समय, एक्शन के हैं, उसके पैर में लिबर्टी के जूते हैं, उसके पैर में एडिडास के जूते हैं, और मैं देख रिलैक्सो की हवाई चप्पल में आया हूँ। उसका स्पॉन्सर कहता है देख ये बात सही है तेरी कि एक के पैर में एक्शन के जूते हैं, दूसरे के पैर में बाटा के जूते हैं, तीसरे में लिबर्टी, चौथे के पास एडिडास के हैं। लेकिन उस कोने में जो आदमी बैठा है ना, उसको देख, उसके पास पैर भी नहीं है, और वो फिर भी मीटिंग आता है और खुश है। तो ये जो इस तरह की चीजें, जो बातें मेरे सामने होती थी ना, तब मुझे लगा कि यार मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, बहुत सौ के पास माँ भी नहीं है, मेरे पास माँ तो थी। उस दिन मेरा कुछ इस प्रकार से पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, बस इस तरह से मेरा जो देखने का कोण था वो इस प्रकार से बदला कि भाई मैं ये मानने लगा कि माँ है, चल चिल्लाती है, गाली देती है, सब कुछ करती है,
पर है ना। तो मैं कह रहा कि यार उस दिन फिर मैं अपनी माँ के लिए ना एक सैंडल लेके गया, क्योंकि पहली बार मुझे लगा ना किसी का होना मेरे जीवन में मैटर करता है, जो है वही काफी है। तो मैं वापस जब गया ना तो ग्रेटिट्यूड में गया, तो मैंने इस तरह की चीजें ना कभी सीखी नहीं थी। तो मैं ए में आने से पहले ना कभी ज्यादा खुश नहीं रहा था, किसी कभी कभार था किसी ने जोक मार दिया परमानेंटली, पर एक हैप्पीनेस नाम की चीज होती है मेरी जिंदगी में थी नहीं। और अभी जब मैं ए में आ गया तो मुझे इस तरह की कहानियां सुनने को मिलती थी कि मतलब लोग आते थे और अक्सर कोई मिठाई बांट रहा है, क्यों मिठाई बांट रहा है कि नई बाइक ले ली, नई नौकरी मिल गई। मैं सोचता था यार कभी मुझे भी मौका मिलेगा इस तरह का, और वो मौका मिला। मैं गया कहीं पे इंटरव्यू देने, वहां पे मेरा काम बन गया, नौकरी बहुत अच्छी मिल गई, बहुत अच्छी मिल गई। तो फिर जब मेरे को पैसे मिले तो मैं भी मिठाई लेके आया। तो ये ना सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है, ये हैप्पीनेस तो टॉपिक का नाम है आज हमारा, लेकिन मेरे को लगता है जिंदगी सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है ना। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मेरा स्पॉन्सर अक्सर कहता था, भाई ये जो प्रोग्राम है ना ये सेलिब्रेशन का प्रोग्राम है, ये डंके की चोट पे जीने का प्रोग्राम है, ये ऐसे दुबक दुबक के, मतलब वो जैसे कहते हैं ना भाई कि एक व्यक्ति था और रात को खड़ा हुआ था, अब वो रोड पार नहीं कर रहा था, तो उसके स्पॉन्सर ने पूछा कि भाई, मतलब उसके स्पॉन्सर सॉरी, एक व्यक्ति था कोई रोड पार नहीं कर रहा था, तो इतने में एक पुलिस वाला आया, कहता भाई क्या नाम है तेरा, कहता जी शेर सिंह, कहता क्या नाम है तेरे पिता का, कहता शमशेर सिंह, कहता आगे क्यों नहीं जा रहा, कहता देख कुत्ता भौंक रहा है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना ये मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं, मैं इनके पार निकल के नहीं जाता हूँ। छोटी सी चीज, अभी रिसेंटली शायद 2-3 हफ्ते हुए होंगे, मैं आ रहा था और वो जो रोड थी बहुत पतली सी थी और टूटी फूटी भी थी, तो मैं आ रहा था गाड़ी में अपनी, और सामने से वो जो एक ई रिक्शा चलते हैं यहाँ पे, बैटरी वाले रिक्शा होते हैं, बहुत पतले से होते हैं वो, तो उसमें कोई लंबे लंबे ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं ना ऊंचे ऊंचे से, उनको लेके जा रहा था एक भाई, सामने से आ रहा था। अब मैंने उसको, मैं अच्छा मैं सड़क पे ना सम्मान देता हूँ दूसरों को पूरा पूरा, मैंने अपनी गाड़ी कोने में लगा ली, मैंने कहा भाई तू निकल जा पहले, रोक ली गाड़ी, मतलब चला ही नहीं रहा था, मैं कहा तू निकल जा इज्जत के साथ, फिर मैं आगे को ले जाऊंगा। अब वो आया, उसने आगे से तो निकाल ली, ठीक है, पीछे जब वापिस वो, मतलब कुछ इस प्रकार से आगे तो उसने नहीं मारी, पीछे का जो गेट है ना वहां पे उसने उसका जो सिलेंडर का नोजल होता है ना, जो मुंह होता है उसका, वो लग गया गाड़ी में। मैंने उसको उतारा, मैंने गाड़ी साइड में लगाई, वो भी आ गया उतर के। मैंने कहा भाई देख तेरे से मेरी दुश्मनी नहीं है, तेरे से मेरा कोई खानदानी वो नहीं है, ना मैं तुझे गाली दूंगा, ना मैं तेरे से अपशब्द बोलूंगा, ना मैं तुझे दादागिरी करूंगा, है ना, मुझे तुझसे कोई ग्रज नहीं है, क्योंकि ग्रज मेरे लिए ज्यादा महंगा है, वो जो नुकसान हुआ है ना उससे ज्यादा मेरे लिए ग्रज महंगा है। तो मैं ज्यादा महंगी चीज क्यों खरीदूं, मैं कहा जो ये नुकसान हुआ है जो भी होगा 2-4-5 हजार रुपए का यही खरीद लो, यही काफी है ना। ग्रज खरीद लूंगा तो वो इससे ज्यादा महंगा है, ये तो पैसे जितने ही जाएंगे मेरे जैसे जाएंगे जाएंगे, और ग्रज इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट लग जाएगा। तो मैंने कहा भाई देख तेरे से मेरा कोई ग्रज नहीं है, तेरे से मेरी कोई वो नहीं है, पर मेरा नुकसान तो हुआ है, मेरी बीवी भी साथ में थी, मैं कहती मेरा नुकसान तो हुआ है। तो कहता है बाबूजी एक काम करो, आप ये रहा मेरा नंबर, ये रहा मेरा आधार कार्ड, मेरे को कॉल कर लेना, मैं अपने मालिक से बात करके आपको दिलवा दूंगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, वैसे मैं समझ तो गया था कि कहाँ से दिलवाएगा वो, है ना, भागते भूत की लंगोटी मिल जाएगी तो काफी है, उसे जेब से निकाले कोई 50-70 रुपए काउंट करने लगा। मैंने कहा ये तो अपनी जेब में रख ले, ठीक है ना। बाकी मैंने उसका फोन नंबर वगैरह ले लिया, मैंने उसे जाने दिया। अब मैं उस गाड़ी को लेके गया मैकेनिक के पास, मैकेनिक को मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई कितना खर्चा होगा, कहता 2,000 रुपए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा चलो यार अब ऐसा काम करते हैं कि उस बंदे से बात करते हैं, अगर अपने मालिक से दिला दे, है ना, तो क्या बुरा है, और नहीं भी दिलाएगा कम से कम बात तो करें। मैंने उससे फोन किया, ऑफकोर्स उससे फोन तो उठाना नहीं था, तो उसने फोन उठाया नहीं। पर मैंने ये नहीं सोचा कि तेरा मूर्ख बना गया वो, भाई एक तो तुम फॉरगिवनेस करो, ऊपर से ये भी सोचो कि मैं ही मूर्ख बन गया, है ना, एक तो राजा वाला काम करो, चल छोड़ दिया कोई टेंशन नहीं, दूसरा फिर वो भी सोचो भिखारियों वाला का, मैं फंस गया, मैं मूर्ख हूं, मैं कहा ये दो तरफ से काम नहीं करना, यहाँ पे वो तो राजा बन जा। छोड़ दिया है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं और वो छोड़ देते हैं, क्योंकि छोड़ने के सिवा कोई वो भी तो नहीं है ना मेरे पास, कोई चारा भी तो नहीं है ना, प्रैक्टिकली क्या कर सकता हूँ, तो भाई मैं कोई पुलिस कमिश्नर ऑफ गाजियाबाद तो हूँ नहीं, है ना, और न ही मैं कोई इतना गरीब हूँ कि अगर ये उसको 2,000 का लग ही गया तो मेरी जिंदगी लुट गई, और लुट भी जाती तो मैं कहाँ से कुछ कर लेता उसका। मैं कहा चल जा रहा है तो जा।
फिर मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, देखो कुछ भी हो जीवन में जहां भी रहोगे ना, आसमान तो ऊपर दिख ही जाता है, मतलब ऊपर वाला तो दिख ही जाता है। मैंने ऊपर कहा, मैंने कहा भाई देख कैसा है ऊपर वाले, पर मैंने तो मांगा नहीं था, मैंने तो गलती करी नहीं थी, मैं तो साइड में गाड़ी खड़ी कर दी थी। अब सामने वाले ने ठोक दिया है ना, मैं उससे कोई ग्रज नहीं रखता। मैं ये नहीं कह रहा वो आदमी बुरा है, इज्जत से नहीं चलाते, समझदारी से नहीं चलाते, चलाना नहीं आता, इतने छोटे से रिक्शा में इतने बड़े बड़े सिलेंडर नहीं ले जाने चाहिए, मतलब कानूनगिरी कुछ नहीं दिखा रहा है ना। देखो ये मामला बिल्कुल साफ है, या तो जीवन में कानूनगिरी दिखा लोगे या खुश रह लोगे, है ना, या तो वो जजमेंट ले लोगे कि यार ये गलत हुआ। तो मैंने कहा देखो मैंने गलत नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाले ने गलत किया, जो उससे लग गई बेचारे, तो वो उसका कौन सा, वो जीवन में इस उद्देश्य को लेकर कोई पैदा हुआ है कि एक दिन मैं ऋषि की गाड़ी में पीछे से मार दूंगा, ये उसके जीवन का उद्देश्य कोई है या उसके भाग्य में कोई लिखा हुआ है। अब लग गई कोई बात नहीं, और क्या होगा ऐसा। मैं ऊपर वाला तू इसका इंतजाम कर। अच्छा उसके 4-5 दिन बीत भाग गए, मेरे मन में ना निकल गई मतलब कुछ था भी नहीं मन में ज्यादा, मैं क्या करता बेचारा वो। अब होता क्या है कि मुझे एक कहीं से कॉल आता है, कहते हैं मैं घर पे हूँ आजकल, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, ठीक है ना, मैं बेरोजगार हूँ, टेक्निकली स्पीकिंग आई एम नॉट मेकिंग मनी राइट नाउ, मतलब मैं गरीब हूँ ऐसा नहीं बोल रहा, पर मैं घर पे हूँ फिलहाल। तो इतने में किसी बंदे ने कॉल आया, कहता है कि सर एक ना ट्रेनिंग सेशन लेना है फलाने सब्जेक्ट के ऊपर, स्कूल में चलना है जवाहर नवोदय विद्यालय में पलवल में। मुझे वो रास्ता वैसे भी अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो ऊपर वाले ने जैसे वो 2000 की छूट लगी थी ना, उससे दुगना दे दिया, मतलब एक सेशन को उतने ही मिलते हैं वहां पे, ठीक है। तो मतलब जितना गया था ना उतना आ गया। अच्छा ये चीज मैंने देखी है कि जब, अब देखो ऐसे तो पता तो नहीं चलता कि कब होगा एग्जैक्टली कितना होगा, पर मैंने अपने अनुभव में ये पाया है कि जब भी कोई नुकसान ऊपर वाले के खाते में डाल दो ना, भाई देख मैं नुकसान हो गया, मैं तेरे खाते में डाल रहा हूँ, तो ऊपर वाला उसके पेमेंट कर देता है। ये मैंने देखा यार। एक ना दिल करके मूवी आई थी 1989 में, मैं छोटा था ना, 6 क्लास में था, 5th-6th क्लास में। तो उसमें आमिर खान जो होता है वो एक बहुत कंजूस आदमी का बेटा होता है। तो वो आमिर खान अक्सर कहता है, उसका नाम राजा होता है, कहता है राजा तो बस दिल देता है, बिल तो उसका बाप देता है। तो मैं भी बस ये कभी कभी यही सोचता हूँ, इस तरह की चीज जानबूझ के तो करी नहीं, पर अब हो गई तो मैंने कहा ठीक है भैया, राजा दिल देता है, बिल तो उसका बाप देता है, ऊपर की तरफ। मैं इस तरह की चीजों को ना कई बार अपना चुका हूँ, ऐसा नहीं फेल होती है, ये काम कर जाती है मेरे साथ में। मैंने कहा ठीक है वो आगे होगा, अगर नहीं भी आते तो भी कोई टेंशन नहीं थी, पर फिलहाल ऊपर वाले ने दिया तो बोल देते हैं कि दे दिया, खुश हो जाते हैं। खुश होने की ना वजह चाहिए, है ना। और जो बिन वजह भी खुश हो जाए ना भाई, जिंदगी के पार वही निकल पाते हैं, वरना तो इसमें इतने दुख हैं जिंदगी में, इतना सोच सोच के। तो जीवन में मैं जब यहाँ पर इस प्रोग्राम में धीरे धीरे आना, मुझे अभी भी याद है यार, मैं एक बार ना, एक मेरे साथ कोई भाई काम करता था, और वो मतलब मैं क्या बताऊं, उसके पास वो हर चीज थी जो मैं चाहता था अपने जीवन में। तो मैं थोड़ा सा सांवला हूँ हल्का सा, तो वो बंदा मतलब मेरे हिसाब से ही हैड एवरीथिंग दैट आई वुड हैव आस्क्ड फॉर माई सेल्फ फ्रॉम गॉड, भगवान से मैंने मांगा होता अपने लिए। वो बंदा गोरा और चिट्टा और हैंडसम, वेल एजुकेटेड, और मतलब यू आस्क अ थिंग ही हैज इट। तो उसके पास वो महंगी महंगी घड़ियां, ये सब वो सब कुछ, बहुत अच्छी इसकी लैंग्वेज वगैरह भी थी। तो वो क्यूए था, मतलब जो हमको सिखाते हैं मोरलेस उस तरह का था। तो हम लोग ना ऐसी सुबह सुबह का टाइम था, नाइट शिफ्ट करके, तो सैटरडे की मॉर्निंग थी। तो वो कह रहा था चल यू फिनिश योर वर्क, मैं तेरे साथ चलूंगा, तुझे छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। तो हम ऐसे ना कॉफी लेके हाथ में आ रहे थे, तो मेरे हाथ में कुछ 2-3 चीजें थी। अब उसके एक हाथ में कॉफी थी, दूसरा हाथ उसका खाली था। तो हम 3 बंदे चल रहे थे। तो मैंने उससे कहा यार कैन यू होल्ड, मेरे हाथ में कोई पानी की बोतल है, कुछ था, कुछ ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में। मैंने कहा भाई तू पकड़ लेगा थोड़ी देर के लिए। तो वो हंसने लगा। तो फिर वो तीसरा बंदा जो चल रहा था कहता ऋषि मुझसे कह रहा है दूसरे हाथ से तू ये पकड़ लेगा। मैंने कहा इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। तो कहता है यार मेरा ये वाला हाथ जो है ना काम नहीं करता, तूने अब तक नोटिस नहीं किया होगा, इट इज पोलियो अफेक्टेड हैंड, उस टाइप का हाथ काम नहीं करता। यार मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कहा इस बंदे में इतना बड़ा फ्लॉ है, ठीक है, और ये खुश रहता है। मेरे पास मतलब इस तरह का तो फ्लॉ नहीं है ना बॉडी में, तू इस तरह से चिंतामणि बना रहता है। मैंने कहा ये भी एक चॉइस वाली बात है। तो मेरा एक ना एक दोस्त है यार, और देखो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ सब कुछ ए में सीखने को मिलता है। अगर आंखें खुली होती है ना तो बाहर से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो मेरा एक मित्र है, और वो बंदा जो था बड़ा खुश सा रहता था।
और मैं तो मतलब ये जब की बात है, मैं ए में आ गया था। अच्छा, जब तक मैं ए में नहीं आया था ना, आप यकीन मानिए जो भी मिलता था पीने वाला ही मिलता था, या जिससे मैं संबंध आगे बनाता था, दोबारा तिबारा मिलता था, उसी से मिलता जुलता था, जो पीने वाला होता था। जब मैं ए में आ गया ना, पता नहीं किस प्रकार से मुझे वही लोग मिलने लगे जो सोबर थे, ऑन देयर चॉइस दे वर सोबर। मतलब वो लोग टकराने बंद हो गए जो पीते थे, पता नहीं कैसे। आज तक भी अभी भी किसी दोस्ती वोस्ती होती है, जैसे जनरली ऐसे ही लोग होते हैं, या तो जो सोबर होते हैं तब मुझे कॉल करते हैं, मिलते हैं, ये जनरली सोबर रहते ही हैं, सोशल ड्रिंकर टाइप के। पता नहीं किस प्रकार से ऐसा होता है, पर इस प्रकार का ऐसा होता है। खैर, मैं उस भाई की बात बता रहा हूँ। तो उसका ए से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी उसका दूर दूर तक ए से लेना देना नहीं है। तो वो मुझे ऐसे ही मिला, बड़ा खुश सा रहता था। मैंने कहा यार ये बंदा, और एक बार क्या हुआ, उसकी नौकरी छूट गई, और उसको जेब में पैसे रखने के लिए भी मैं ही देता था, 1000 1,500 रुपए मैं उसको दे देता था। मैंने कहा भिजवा देता था किसी के थ्रू, अगर मैं ऑफिस में हूँ, मैं कहा बंदा है, कुछ ना कुछ खर्चा वर्चा होगा, तो इस प्रकार से दे देता था मैं उसे। वो भी मेरी मदद कर देता है, ऐसी बात नहीं है। आज भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरी खूब मदद करता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ उन दिनों की बात। अच्छा, बुरे समय में जितने अच्छे दोस्त मिलते हैं ना, वो अच्छे समय में मिल नहीं पाते। पता नहीं क्यों, मैं जिंदगी में देखा है, जब जब बुरा टाइम, मतलब आप मान के चलो, जैसे खान होती है ना, वो जो गहरी खान होती है, उसके अंदर सोना मिल जाता है। तो जो बुरा वक्त चल रहा होता है ना, इसी में वो क्षण, वो संबंध बनते हैं जो जीवन में लाइफ लॉन्ग चलते हैं। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे ही हुआ। तो इट वॉज बैड टाइम फॉर हिम, नॉट फॉर मी एज सच, बट पॉसिबली वी बिकेम फ्रेंड्स ओनली देन। हम लोगों की जब भी दोस्ती हुई, जब शायद उसका थोड़ा ट्रबल टाइम चल रहा था। लेकिन उस बंदे की जेब में ना, एक दिन मैं गया खुद उसे पैसे देने। मैं गया 1000 1,500 रुपए दे दूं, मतलब सिगरेट विगरेट पिएगा, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पिएगा तो होने चाहिए जेब में ना, खाली जेब अच्छी नहीं लगती। मैं उसे पैसे देने गया। मैंने कहा भाई आजा, तो यहाँ पे खड़ा हूँ मैं। मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली उसका घर कहाँ है, तो यहाँ पे आजा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अब मैंने सोचा कोई बंदा आएगा, कंधे गिरे हुए होंगे, सर जमीन पे, जैसे होते हैं लोग होते हैं ना जो अपने को शर्मिंदा होते हैं, वो जमीन पे देखते हुए चलते हैं। अच्छा, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय रोडों पे चलना संभव था। मतलब इतना ट्रैफिक नहीं होता था नोएडा में। मैंने कहा कोई बंदा आ रहा होगा, मुंह लटकाए हुए, उदास टाइप का। मैंने सामने से क्या देखता हूँ, वो बंदा आ रहा है चश्मा लगाए हुए काला, हैंडसम तो वो है ही, चश्मा लगाए हुए काला, ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है और जीन्स पहन रही है, और ऐसे चल रहा था जैसे इंटर मिलान की सड़कों पे चल रहा हो, जैसे कहीं मतलब किसी मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में जा रहा हो। मैं आश्चर्यचकित, मेरे पास आया। मैंने कहा भाई तुझे पैसे मिल गए क्या कहीं से? कह रहा ना, मैं पैसे लेने तो आया हूँ तेरे से। तो मैंने कहा तू देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे तेरे जेब में बहुत पैसे पड़े हैं। तो उसने अपनी जेब से अठन्नी निकाली, अठन्नी मतलब 50 पैसा, अठन्नी निकाली, दिखा रहा भाई यही है। यही पैसे पड़े हैं जेब में, बस इनको ही लेके खुश हूँ मैं। तो मैंने कहा तू खुश क्यों है फिर, बोला ऐसे क्या कारण है तेरा? कह रहा यार मैं ऐसे खुश हूँ, मौसम बढ़िया है, ऐसी मस्त है। तो जब बातचीत हुई तो उसने बताया कि जब वो बहुत छोटा था ना, तभी उसके दो भाई बहन कुछ ही समय के अंतर में, 1-2 महीने के अंतर में जाते रहे। और उसकी एक जो टांग थी ना, वो पोलियो अफेक्टेड थी बचपन में ही। पर किसी ने बताया उसे कि एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथ आ जाती है, तो वो एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथ। कहता जब वो दो मेरे भाई बहन 1 महीने के अंतराल में गए ना, तो घर में इतना मातम रहा ना कि मैं खुद से दुखी हो गया। और मैंने डिसीजन कर लिया अब ये जिंदगी नहीं जीनी। मतलब कहीं पे तो फुल स्टॉप आ जाना चाहिए ना, कहीं पे तो एक पूर्ण विराम आ ही जाना चाहिए। क्या तो उस दिन से मैंने वो डिसीजन ले लिया, अब ये जिंदगी नहीं जीनी है, अब जिंदगी को सेलिब्रेशन करना है। जिंदगी कभी भी जा सकती है। क्या मैंने एक चीज डिसाइड कर ली कि जिंदगी कभी भी जा सकती है, क्योंकि जो कल तक मेरे साथ खेल रहा था मेरा बड़ा भाई, वो 2 दिन बाद नहीं था। जिंदगी कभी भी जा सकती है, और जब जिंदगी कभी भी जा सकती है तो कम से कम हाथ आपके हाथ से बंदर, मतलब आपके हाथ में कोई आम है, थोड़ी देर में बंदर छीन के लेके जा सकता है, तो क्यों ना उसमें बाइट मार के खा ही लो। तो कहता फिर मैं जिंदगी को रिजॉइस करने लगा। तो मेरे पास आज मौसम बढ़िया था, तो मैं मस्ती में पहले ला रहा था, मस्ती में बादलों को देखता हुआ। तो मैंने कहा यार ये भी बहुत बढ़िया है। तो जीवन को सेलिब्रेट कैसे करते हैं ना, मैंने ए में आकर सीखा। मैं केवल ए के लोगों से सीखा ऐसा नहीं है, ए के बाहर के लोगों से भी सीखा। जब माइंड ओपन होता है तो चीजें दिखने लगती है ना। तो लेकिन मैंने यहाँ पर ए में आके ही सीखा, वो जिंदगी में वो चीज हुई ना कि भाई भगवान ने, जैसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा दुख है क्या देखा जाए तो, सबसे बड़ा दुख यही तो है यार, कायनात धोखा दे गई मुझे, मेरे साथ ये सही नहीं हुआ। मतलब जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, कहते हैं 99 क्या 100% लोगों को लगता है कि जो बन सकते थे
वो बने नहीं। जहां पहुंच सकते थे वहां पहुंचे नहीं, जहां जो कर सकते थे वो करा नहीं, जो हो सकता था साथ में वो हुआ नहीं। हर किसी के पास यही कहानी है, ऐसे ही है लोग। लेकिन कुछ लोग इसके ऊपर जाके जीते हैं यार। वो जो बन गए उसी को अप्रिशिएट करते हैं, वो जहां पहुंच गए उसी को अप्रिशिएट करते हैं। मैं एक जगह काम करता था, तो वहां सिक्योरिटी गार्ड के जो ऑफिसर होते हैं ना, एक आदमी था, लंबी लंबी मूछें रखता था। वो मूछें होती थी कान तक जाती हैं पीछे की तरफ, मोटी सी, उस टाइप की मूछें रखता था। और ऐसे चलता था जैसे पूरे नोएडा का मालिक ही वो हो भाई। यार ये भी लोग हैं, इतने मस्त रहते हैं। खैर एनीवेज, तो मुझे बता रहा था कि उसके पोलियो वोलियो था, तब उसने इन्हें डिसाइड किया कि यार मेरे जीवन में इतना दुख है। पहले तो मैं वैसे लंगड़ा के चलता था, फिर मेरे साथ ये हो गया। मैं कुछ भगवान जिंदगी क्या मुझे ऐसे खुशी का मौका नहीं देगी क्या? तब मैंने सोच दिया जिंदगी से खुशी के मौके छीनने हैं। फिर मैं स्नैच करने लगा। कहता मुझ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन छोटी मोटी चीजों का। तो कहता मैंने मस्त रहना डिसाइड किया हुआ है। तो अब मैं जानता हूँ वो बंदा ना अपनी खुद की कंपनी चला रहा है, और उसके पास काफी सारी इस प्रकार की चीजें हैं जो कोई भी बंदा चाहेगा कि मेरे पास हो, और जो चीज सही भी है। तो ये जब मैं यहाँ पे ए में आया ना, तब मुझे दिखने लगा कि लोग जो होते हैं ना, ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ त्रासदियां हो गई हैं, ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ घटनाएं हो गई हैं, मैं इस प्रकार का अकेला नहीं हूँ जो उदास है। उदास भी लाखों लोग हैं, उसमें भी अकेला नहीं हूँ, है ना। पुअर मी पोअर मी वाला चक्कर नहीं है ना। लेकिन एक रास्ता ऐसा भी है जिसमें खुश रहा जा सकता है। मतलब कुल मिला के कुछ ऐसा सेफ ऐसी जगह, मतलब जिंदगी तो है ही, अब जीनी तो है ही, तो छोड़ के तो जाया नहीं जा सकता, है ना। लेकिन रस क्यों ना निकाला जाए, है ना? तो मैं मुझे एक बार कोई बता रहा था कि कोई, मतलब ये उस तरह की कोई स्टडी हुई कि किस तरह के लोग खुश रहते हैं। मुझे तो स्पॉन्सर भी कहता था, क्या तो बहुत ज्यादा ही दुखी है ना, हद से ज्यादा दुखी है। मेरा स्पॉन्सर कहता था कि, कहता है अभी भी, कहता सीरियस आदमी जो होता है ना भाई, वो सबसे खतरनाक होता है। वो किसी खेत में बैठ जाए तो फसल मुरझा जाती है, मतलब ऐसा वो कहता था। और मैं एक बार किसी की शादी में गया था, तो ऐसे चलते चलते जो व्यक्ति साथ में चल रहा था, वो ऐसे ही बताने लगा, कह रहा भाई ये दो खेत दिख रहे हैं, मुजफ्फरनगर की बात है, कह रहे दो खेत दिख रहे हैं, गन्ने के खेत थे। मैंने कहा हाँ जी दिख रहे हैं। कह रहा एक तो उसमें दुखी राम का खेत है और एक सुखी राम का खेत है। कह रहा जो सुखी राम का खेत है देख कैसा खड़ा हुआ लहरा रहा, और दुखी राम का देख मर नहीं। कहता फसल फसल भी उदास होगी। ये आप पीछे बैकग्राउंड से इसको वो कर दीजिए प्लीज, बस कार। बैकग्राउंड से म्यूट कर दीजिए, थैंक यू। कहता है जो दुखी राम का खेत है ना, उसकी, कह रहा नाम तो उसका कुछ और था, चेतराम वेतराम कुछ और नाम था उसका। कहता तो गांव वालों ने नाम रख दिया इसके, सुखी राम दुखी राम दो भाई हैं। कह रहा एक की फसल भी मरी हुई दिखती थी। वो हमेशा ना चिढ़ा हुआ आदमी था। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो हमेशा चिढ़े हुए रहते हैं, कोई ना कोई कारण उन्हें मिल ही जाता है मुंह लटकाने का, उस टाइप का आदमी था। और जो सुखी राम है, वो भाई साहब खाद भी देगा तो गाना गाना गाते गाते करता था काम। तो कहता उसकी फसल को उसका असर दिखता है। तो मैं एक बार मेरे स्पॉन्सर मुझे कहानी बता रहे थे, कह रहे थे कि वो किसी व्यक्ति के यहाँ गए, और अच्छा मेरे स्पॉन्सर जो है ना काफी गहरा गया हुआ आदमी है, मतलब वो आदमी गुफाओं में रहा हुआ है। वो आदमी मतलब इंडिया के टॉप क्लास कॉलेज, टॉप टॉप कॉलेज में मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा। वो काफी कुछ गहरा गया आदमी है हर चीज में। अब मेरी किस्मत है कि मुझे ऐसे लोग मिल पाए, ईश्वर की कृपा रही जो आप लोग जैसे लोग मुझे मिल पाए, वरना कहाँ मिलते हैं लोग जो सच बोले। तो वो मुझे बता रहे थे कि वो एक बार किसी के घर पे गए, और कोठी वोठी बनाई हुई थी बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन सामान लगाया हुआ था अंदर इंटीरियर्स में। और दो बच्चे थे, और वो छोटे छोटे दो बच्चे थे, मतलब 3 और 5 साल के। और वो पर्दे के पीछे से देखा उन्होंने, और वो भाग के चले गए दूर। तो जनरली बच्चों की टेंडेंसी होती है, जब कोई घर में आता है तो वो आगे आके पूछते हैं कि वो जानना चाहते हैं ना कौन आया है, ये नया जो व्यक्ति है कौन है, वो मिलना चाहते हैं, है ना। छोटे बच्चे इस चीज को बहुत बेहतरीन से समझते हैं कि जिंदगी में रिलेशंस एंजॉय करने हैं, तो इसलिए वो हर रिलेशन को एंजॉय करते हैं। मम्मी का, पापा का, दोस्त का, मामा का, मामी का, सबके रिलेशन एंजॉय करते हैं ना, उनमें इतना ज्ञान होता है। तो कहते मैं उस घर में गया, दो बच्चे थे 3-5 साल टाइप के, और वो भी भाग गए।
तो और पता है सबसे गंदी बात क्या लगी कि वो उस घर में रह रहा है, एक नया घर है, तो 2-3 महीने हो गए थे शिफ्ट करे उसे। कहता एक दीवार पे, इतने छोटे बच्चे होते हैं तो दीवार पे कुछ कलाकारी दिखती है ना, कुछ बनाते रहते हैं बच्चे, पेंसिल वेंसिल लेके कुछ ना कुछ बनाई देते हैं, कैनवस पे दीवारों में कोई कैनवस बन जाती है। कहता एक भी निशान नहीं भाई, एक भी निशान नहीं। कहता उस सज्जन ने मुझसे पूछा आपको घर कैसा लगा? कहता ये मकान है, ये घर नहीं है। कहता क्या मतलब है? कहता हाँ ये मकान बहुत बढ़िया है पर घर अच्छा नहीं। कहता क्यों? कहता जो घर होता है ना उसमें बच्चे खेलते हैं, उसमें बच्चे शरारतें करते हैं, उसमें बच्चे दीवारों को गंदा करते हैं। तो जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था ना, तो जहाँ पे इसके अंदर किराए पे रहता था, तो जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था 2-3-5, मुझे बहुत बात याद थी अपने स्पॉन्सर की, क्या वो दीवार गंदी करेगा? 2-3 साल का जब उसने दीवार को पूरा सड़ा दिया भाई साहब, कहीं पे कुछ बना रहा है, कहीं पे छिपकली बना रहा है, कहीं पे फिश बना रहा है, कहीं मतलब मैंने पूरा दीवार खोल छोड़ दी उसके लिए। मैं कहता तू कर बेटा, तू अपनी जो तेरे अंदर जो जो है ना कलाकारी निकाल, पूरी दीवार बनी किस लिए, और दीवार का इससे अच्छा प्रयोग क्या है कि उसमें बच्चे पे कलाकारी न कर जाए। मैं कहा भाई तू कर, खूब कर। तो मुझे वो बात याद थी, ये में सुनने से ना काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो कहता वो, जब मैंने कहा ना भाई घर अच्छा नहीं है, तो मुझे ना मेरी जिम्मेदारी जीवन में ना अच्छा मकान बनाने की नहीं है, वो तो ऊपर वाला देखो जैसा हिसाब किताब बनेगा आदमी वैसे ही लेगा। अब बन भी पाएगा नहीं भी बन पाएगा वो भी ऊपर वाले के बाद है, लेकिन अच्छा घर बनाना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा घर पत्नी को, बच्चों को, जिसको भी परिवार में आश्रित लोग हैं उनको अच्छा घर देना मेरी जिम्मेदारी है। लोग कच्चे मकानों में बहुत अच्छा घर बना लेते हैं, अंदर कच्चे मकानों के अंदर बहुत अच्छा घर बना लेते हैं, प्रेम होता है, सौहार्द होता है, खुशी होती है, मजाक होता है, और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने भी होते हैं। अच्छी रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि हमेशा फूल ही बरसते रहेंगे, मैं तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, सब जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अच्छी रिलेशनशिप का मतलब होता है यू कैन काउंट ऑन द अदर पर्सन, तुम अकेला फील नहीं करते। अच्छी रिलेशनशिप वो होती है कि इसके रहते तुम अकेला फील नहीं करते। अच्छी रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि हमेशा मतलब गले मिले जा रहे हो, हाथ में हाथ डाल के गाने गाए जा रहे हो, पेड़ों के चारों तरफ गाना गा रहे हो, पीछे से म्यूजिक बज रहा है, कोई सीन कैप्चर कर रहा है मूवीज की तरह। अच्छी रिलेशनशिप का वो मतलब वैसे होते भी नहीं है एक्चुअली। मतलब मैं जब तक शादी नहीं हुई थी मैं यही सोचता था शादी तो बहुत रोमांटिक रिलेशन होती है, मैं सच्ची में ही सोचता था। और अब शादी के मुझे मतलब कितने हो गए, 15 साल का मेरा बेटा हो गया, 16-17 साल हो गए। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो रियल रिलेशनशिप होती है ना वो बड़ी मंडेन होती है, बड़ी बोरिंग किस्म की भी होती है कभी कभी। पर अच्छी रिलेशनशिप वही होती है, तुम काउंट कर लो जब तुम्हें लगे तुम परेशानी में फंस रहे हो, तुम अपनी पत्नी को मतलब ये एहसास रखते हो कि तुम अकेले नहीं हो, है ना, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है, भाई तुम्हारे साथ है। और एक बार ना मुझे एक बंदा बता रहा था, मतलब ये जो कम से कम रिलेशनशिप वाली बात है, ये एहसास रहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। अच्छी रिलेशनशिप वही होती है जब आदमी को अकेला भी लगता है कि मैं अकेला नहीं, मेरा दोस्त तो मेरे पीछे है, मेरा भाई तो मेरे पीछे है, मेरी माँ तो मेरे पीछे है, मेरी बीवी तो मेरे पीछे है। इनमें से कोई भी एक रिलेशनशिप खराब होगी तो जीवन खटखटा हो जाएगा। ये मतलब ऐसे कहते हैं कि अगर किसी बर्तन में, पेंदी में कहीं भी छेद हो जाए, नॉर्थ में साउथ में कहीं भी, तो दूध निकल ही जाएगा उसी छेद से सारा का सारा। तो रिलेशनशिप जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक बार एक स्टडी भी हुई थी, अब वो शायद मानव इतिहास की सबसे लंबी चलने वाली स्टडी है। कोई स्टार्ट हुई थी वो, मतलब 75 साल चली है वो स्टडी, कोई 1950 से पहले स्टार्ट हुई थी और वो शायद अब तक चल रही है, अभी भी कंटिन्यूस चल रही है, 75 साल से ज्यादा हो गए उसे। तो 1950 के आसपास स्टार्ट हुई थी और लोगों को ट्रैक किया गया कि जब यंग थे, स्कूल में, स्कूल कॉलेज वगैरह में थे, जब से ट्रैक किया गया कि भाई ये लोग किस प्रकार के लोग, हजारों लोगों को एनरोल किया गया स्टडी में। और जनरली स्टडी जो होती है इस तरह की वो 10 साल में बंद हो जाती हैं क्योंकि फंडिंग नहीं होती, कुछ और प्रॉब्लम होती है, लोग ऑप्ट आउट कर लेते हैं, इंटरेस्टेड नहीं। और ये स्टडी किसी भी तरीके से एफर्ट मार के चलती रही। और तो इस स्टडी में देखा गया कि जो लोग खुश थे, सबसे ज्यादा खुश थे और हेल्थी थे, वो वही लोग थे जिनके रिश्ते अच्छे थे, जिनकी रिलेशनशिप अच्छी थी, जिनकी जो इमीडिएट रिलेशनशिप्स होती है ना, जैसे वाइफ से, बच्चों से, ये रिलेशनशिप अच्छी थी। जिनके रिश्ते खराब थे वो 50 के आसपास ही बीमार पड़ने लगे, 50 साल की उम्र में। और अगर किसी मतलब ऐसा स्टडी का कहना है कि जो लोग खुश थे, जो लोग
हेल्थी थे वो वही लोग थे जिनके रिश्ते अच्छे थे। वो नहीं जिनकी एजुकेशन अच्छी थी, वो नहीं जिनके पास पैसे अच्छे थे, वो नहीं जिन्होंने बहुत तमगे पाए हुए थे जीवन में, वो नहीं, बल्कि वो लोग हेल्थी और खुश थे जिनके रिश्ते अच्छे थे। क्योंकि रिश्तों के थ्रू जीता है इंसान, इंसान अकेला जीता नहीं है। इंसान कहते हैं मैन इज नॉट एन आइलैंड। तो इंसान कोई अकेला प्राणी है भी नहीं, सामाजिक प्राणी है, तो समाज में ही जीता है। तो मुझे ना ये जो रिलेशनशिप जो होती है ना, वो जैसे जनरली इनमें भी तो कहते हैं ना कि अल्कोहलिज्म शराब की कम और रिलेशनशिप की ज्यादा बीमारी है। मतलब ऐसा यहाँ पे ही कहते हैं कि रिलेशनशिप की ज्यादा बड़ी बीमारी है। तो शराब तो बस बेचारा एक सिम्टम है, बीमारी है रिलेशनशिप की है। अपने आसपास वालों से रिलेशन और फिर अपने आप से रिलेशन। तो ये जो मुंह लटके बच्चे होते हैं ना, रोड पे कभी कभी दिखते। मैं साउथ में था और मैं तो मेरा नेचर जॉब इस तरह का था कि मुझे कॉलेजों में कैंपस रिक्रूटमेंट करना पड़ता था और कोई 25-30 दिन कॉलेजों में बीतते थे। हर हफ्ते में 1-2 कॉलेज होते थे। अब मैं 4-5 जॉब फंक्शन के लिए रिक्रूट करता था, तो यंग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते थे। मुझे ना जैसे स्टूडेंट एंट्री लेता था ना, उसके चेहरे को देख के लग जाता था या तो इसके पेरेंट में मदर नहीं है या फादर नहीं है। ऐसे ही चेहरे पे एक अजीब सी उदासी थी होती थी। और ये भी चेहरे पे देख के लग जाता, जब बच्चा शैतानी करने को भी अपना हक समझे ना, जनरली उसके रिलेशन अच्छे होते हैं। और जो डरा डरा सहमा सहमा होता है ना, ये गलती ना हो जाए वो गलती ना हो जाए, कहीं ना कहीं उसकी रिलेशनशिप टर्मोइल में है। तो मुझे यहाँ पे बताया कि ये प्रोग्राम जो है ना, ये अच्छा मकान बनाने का प्रोग्राम नहीं है। मकान तो मतलब बन ही जाएगा, जैसा भी ईश्वर देगा अच्छा है ना, जिस लायक होंगे उस हिसाब से बन जाएगा, जैसे किस्मत साथ देगी मकान बन ही जाएगा। लेकिन अच्छा घर बनाना ये मेरी जिम्मेदारी है, तो इससे मुझे नहीं मुकरना। तो ये जो हैप्पीनेस है ना यार, ये मेरे जीवन में जरूरी है, ये मुझे फीड करती है। जैसे एक चीज होती है, मतलब कोर्स इन मेरेकल करके एक साइकोथेरेपी का एक प्रोग्राम है, जैसे अपना ए का प्रोग्राम है, ऐसे एक साइकोथेरेपी का प्रोग्राम है। तो उसमें मैं कुछ पढ़ रहा था कभी, तो उसमें लिखा हुआ था कि गॉड क्रिएटेड ओनली हैप्पीनेस फॉर अस, इट इज देयर फॉर आवर फंक्शन टू बी हैप्पी। तो उसमें लिखा हुआ था कि भगवान ने हमारे लिए केवल सुख बनाया है, केवल खुशियां बनाई हैं, इसलिए ये हमारा कर्तव्य है खुश रहना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो खूब समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमें लगता है वो नादान है ना, लेकिन हम इतने बड़े ईगो ट्रैप में है ना, हमें ये नहीं दिखता कि तू मूर्ख है। वो बच्चे बहुत समझदार होते हैं, है ना। मैं अभी भी मुझे एक इंसिडेंट याद है। एक बार क्या हुआ, मेरी वाइफ कुछ कर रही थी, कुछ कंप्यूटर वगैरह पे काम कर रही थी। तो वो मैंगो बाइट टॉफी होती, मेरा बेटा था कोई 1.5 साल का, तो वो मैंगो बाइट टॉफी को बड़ा पसंद करता था। तो उसे मैंगो का टेस्ट आज भी अच्छा लगता है। तो वो आता है मेरी वाइफ के पास और कहता है कि मम्मी टॉफी। तो मेरी वाइफ कहती है तो ये दूंगी थोड़ी देर में। तो सोची थी काम फिनिश कर दे तो देती हूँ। अब वो 2 मिनट बस चाहिए, बच्चे के दिमाग को तो टॉफी चाहिए तो टॉफी चाहिए। वो 2 मिनट बाद फिर घूम के आ गया, कहता मम्मी टॉफी। तो वाइफ कहती है अभी रुक जा, दे रही हूँ तुझे। अब बच्चे का दिमाग वही है, फिर वो 30-40 सेकंड 50 सेकंड 1 मिनट बाद फिर घूम के वहीं आ गया। फिर कहता है मम्मी टॉफी। और मम्मी को उसकी गुस्सा आ गया। मम्मी ने टॉफी निकाली जिस डब्बे में रखी हुई थी और जमीन पे फेंक के मारी, ये पकड़ अपनी टॉफी। अब ईगो जो होता है ना, वो बड़े लोगों में होता है जो मेच्योर होते हैं, है ना। बच्चों में कहाँ से ईगो आएगा, अहंकार कहाँ से होगा, वो तो सुंदर है ना। उसने टॉफी उठाई, उसने कहा थैंक यू मम्मी। टॉफी खोली और खाने लगा। मेरी वाइफ को तो बड़ा प्यार आया, है ना। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत कुछ जानते हैं, हम उनसे सीखना नहीं चाहते। तो अभी मैं बाहर पार्क में वॉक कर रहा था, तो छोटी छोटी उम्र के बच्चे थे, 5 साल 10 साल से बड़ा कोई नहीं होगा उनमें, 7-8 साल तक के थे। तो मुझे एक वो दिख गया, फायर फ्लाई होती है ना, जुगनू। तो मुझे दिख गया, मैंने एक लड़की को बुलाया, मैं कहा बेटे जरा देख, ये फायर फ्लाई है, इसके पीछे एक लिक्विड होता है, ये लाइट देती है। कहती है अंकल ये तो ब्यूटीफुल लग रही है। अब मैं दूसरा राउंड लेके जब आया ना, वहां 15 बच्चे थे, सबके सब फायर फ्लाई को देख रहे, तो एंजॉय कर रहे थे। कहते अंकल ये कब कब आती है? मैंने कहा ये रोज आती है। तो
जश्न मनाने के लिए ना बहुत छोटी छोटी चीजें चाहिए होती हैं, और दिल बड़ा चाहिए। छोटी सी भी कोई चीज होगी ना, तो दुनिया दुखी नहीं है, दुखी मैं हूं। ये मुझे दुनिया दुखी दिखती है, क्योंकि मैं दुख ढूंढता रहता हूँ किसी भी तरीके से। तो वो बच्चे जो है, वो छोटी सी अच्छा, फायर फ्लाई मुझे नहीं दिख रही क्या? मुझे भी दिख रही है। क्या प्रौढ़ लोगों को नहीं दिखेगी? अंधे को ही है, प्रौढ़ लोगों को भी दिख जाएगी। पर वो फायर फ्लाई को देख के ना जश्न मनाना भूल गए हैं, है ना? तो अब वो दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया ना भाई, किसका प्रमोशन कैसे, नौकरी कैसे लेनी है, आगे कल क्या होगा, और तो कुछ नहीं तो फिर किसी विदेशों की लड़ाई में क्या होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा एक कहानी मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सुनाई कि एक कोई भाई था, और अच्छा, ज्ञानी भी हम लोगों के बीच में कम कोई होते हैं। वो भी ज्ञानी था, और ज्ञान बड़ा मजेदार चीज होती है, ज्ञान का भी वैसे ही नशा आता है। तो वो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत कुछ जानता था। तो वो अपने घर पे आया, सुबह सुबह का टाइम था, उसकी वाइफ जो थी वो किचन के अंदर चाय वाय बना रही थी। और अच्छा, काफी कुछ सीखने को मिल जाता है मुझे इन चीजों से। तो चाय वाय बना रही थी उसकी वाइफ। मतलब ये मत सोच लेना कि मैं इन चीजों में पारंगत हूँ। मैं उतनी बड़ा मूर्ख हूँ जितना कोई हो सकता है, ठीक है? मेरी कोई वो नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो मुझे आईना दिख जाता है। तो वो खड़ा हो गया अपनी वाइफ के पास, कहता है कि मैं, गवर्नमेंट को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, इसके साथ वैसा नहीं वैसा करना चाहिए, ये बदल देना चाहिए, वो बदलना चाहिए, मैं होता तो मैं ये बदल देता, मैं वो बदल देता, मैं वैसा बदल देता, मैं ऐसा बदल देता, मैं यहाँ कर देता, वो कर देता। उसकी वाइफ 3-4 मिनट तक सुनती रही कि ये बदल देता, वो बदल देता, फलाना बदल देता। उसके बाद वो कहती है, अच्छा एक काम करो, सबसे पहले अपना पजामा बदल लो। आपने कल रात से ना मेरी सलवार पहनी हुई है, आप पी के आए थे, आपको आइडिया नहीं लगा कि आप पजामा पहन रहे हो या सलवार पहन रहे हो। आपने मेरी सलवार पहन ली है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को बाद में बदलना। पहले ये पजामा बदल, मतलब ये अपना अंडरवियर बदल के मेरी, अपना पजामा पहन लो, मेरी मेरी पजामी उतार दो। सबसे पहले ये बदल लो, वरना कोई आ जाएगा तो क्या कहेगा। तो मुझे ना वो जो चीजें है ना, कि एक्चुअली मुझे जो चीजें अक्सर मेरे से बाहर होती है ना, उसमें फोकस रहता है। जो चीजें मेरी इमीडिएट अंदर है ना, उस पर फोकस नहीं रहता। मुझे मेरे स्पॉन्सर बता रहे थे एक बार कि उनकी छोटी बेटी थी, छोटी क्या मतलब, उस समय थी वो 6 में थी, 6+5 उस तरह की होगी, वो 11 ईयर्स के आसपास की, 6 में थी या 5th में थी पता नहीं। और उनका जो ऑफिस गए, 10 माले की बिल्डिंग, कोई 8वें माले पे, 6ठे माले पे कहीं पे उनका ऑफिस था, लेकिन और लिफ्ट खराब हो उससे, मतलब देवर नो पावर, तो लिफ्ट चल नहीं रही थी, कुछ इस तरह का पंगा था। और जैसी रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि आज लिफ्ट खराब है, आपको सीढ़ियों से जाना होगा। कहता मेरे तो प्राण सूख गए, कैसे चढ़ूंगा? इतने बेटी कहती है, कहते कोई टेंशन नहीं पापा, मैंने आज तक यहाँ की सीढ़ियां काउंट नहीं करी हैं, मैंने कभी यहाँ के स्टेप्स काउंट नहीं करे हैं, आज काउंट करते हैं। मैं मौका ढूंढ रही थी कि काउंट करूं, आज मौका मिल गया। तो ये जो देखने का जो नजरिया है ना, एक जैसे ये जो देखने का नजरिया है कि ये एक अंदर से आता है, और ये डेवलप करना है मुझे। वो एक मूवी है, पता नहीं आप लोगों ने देखी है नहीं देखी है। मैं बहुत ज्यादा मूवी नहीं देखता हूँ, जिंदगी में 40-50 की मूवी देखी है, तो कोई मूवी का विशेषज्ञ नहीं हूँ, बहुत कम मूवी देखी है। और वही कारण है, क्योंकि मुझे लगता था क्या कोई गोविंदा की मूवी देख के आएगा, मतलब कोई 3 घंटे तक थिएटर में बैठा। हालांकि उसमें बहुत मजा आता है, कोई भी काम जो समूह में किया जाता है उसमें बहुत मजा आता है। भंडारे का भोजन क्यों ना हो, शादियों में नाचना क्यों ना हो, जाके मूवी देखना, जो भी चीज मेरे को कहते हैं, मेरे स्पॉन्सर कहता था कि एक एल्कोहलिक अकेला बड़ी खतरनाक कंपनी में है। मैं कोई भी शराबी, अगर वो अकेला है तो बड़ी खतरनाक संगत में है। तो अपनी संगत में रहना बहुत खतरनाक चीज होती है। अकेले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। मैं तो ज्यादा इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता। तो तो मतलब मूवी देखने वाली बात तो ऐसी है। तो मुझे ना, मैं ध्यान से उतर गई मैं कौन सी बात कर रहा था। तो मूवी वाली जो बात है ना, कि मूवी देखने जाता नहीं था मैं कहीं पे। तो ये जो तो ये जो मैं ध्यान से उतर गया मैं कौन सी बात कर रहा था, कैन एनीवेज। तो ये जो अकेला रहना होता है ना, ये अकेलापन बड़ी खतरनाक चीज होती है यार। तो खुश होने के लिए कोई
बहुत चीजें नहीं चाहिए होती हैं, एक डिसीजन चाहिए होता है, हो गया। अच्छा मैं बताऊं, मैं जीवन में इतना अ, गमगीन रहा, और पता नहीं लोगों को ऐसा लगता है कि अगर गमगीन रहेंगे, सीरियस होंगे, तो कभी जाके कोई नोबेल प्राइज मिल जाएगा कि भैया एक नोबेल प्राइज है सीरियसनेस का, ये इस आदमी को दे दो। मतलब आप कोई सामान खरीदने जाएं, चीनी खरीदने जाएं, और वहां पे पहुंचे भाई चीनी 50 रुपए की है, 48 रुपए किलो है, लेकिन मैं सीरियस रहा हूँ, मेरे पे इतने दुख रहे हैं जीवन में, देख मैं कितना दुखदाई आदमी हूँ, तू मुझे 20 रुपए की दे दे चीनी, नहीं देने वाला यार कोई। जिंदगी में वो टोकन नहीं है उस तरह का, है ना। तो जिस चीज का कोई फायदा नहीं, मैं उसमें भी लगा रहता हूँ खोदने में। मतलब आदमी सोना खोदते हुए अपना जीवन व्यतीत कर दे, समझ में आता है ना? आदमी गोबर खोदने के लिए, खाद खोदने के लिए जीवन व्यतीत कर दे, क्या फायदा उसका। तो मैं ये सब चीजें ना यहाँ पे आके सीखा हूँ। तो ये जो सीरियस लोग होते हैं ना, मुझे तो मेरे स्पॉन्सर कहता था भाई सीरियस आदमी बड़ा खतरनाक आदमी होता है, उससे दूर ही रहना, डिस्टेंस ही बना के रखना। तो यार ये जो प्रोग्राम है ना, ये एक हैप्पीनेस जॉयस एंड फ्री प्रोग्राम है। मेरा एक मित्र है, अक्सर कहता है खाओ पियो मारो दंड, हिसाब करेगा परमानंद। मतलब ऊपर वाला देख लेता है काफी सारी चीजों को। मैं हर चीज को एक रविन्द्रनाथ टैगोर की एक छोटी सी पोयम है गीतांजलि में, तो मुझे पढ़ के बहुत हंसी आई। तो उसमें कहता है कि ओ फूल डोंट कैरी दाई ऑन वेट ऑन दाई ऑन शोल्डर्स, नो बेगर बेग्स हिज ओन डोर। तो उसका मतलब है कि वो मूर्ख अपना बोझ अपने ही कंधे पे मत ले जा। और जैसे हम सरेंडर कहते हैं ना, वी गॉड विल रिस्टोर मी टू सैनिटी, फिर टर्न आवर विल एंड आवर लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। यही तो कहते हैं ना, ये जो काम मेरे डायरेक्ट कमांड में नहीं है, बाकी के काम जो फ्यूचर में ऊपर वाले तेरे पे छोड़ता हूँ, तेरी विजडम पे छोड़ता हूँ, कि जब नदी पार करने का टाइम आ गया तो पुल भी दिख जाएगा। तो उसमें जो कविता है कि वो फूल डोंट कैरी दाई ऑन वेट ऑन दाई ऑन शोल्डर, नो बेगर बेग्स हिज ओन डोर। तो जो मूर्ख कभी अपना बोझ अपने कंधे पे मत ले जा। कोई भी भिखारी अपने दरवाजे पे भीख नहीं मांगता, और ये बात सही है, कोई भी भिखारी अपने दरवाजे पे भीख नहीं मांगता। तो मुझे एक्चुअली काफी चीजें ना सरेंडर ही कर देनी चाहिए और रिलैक्स हो जाना चाहिए। जो चीज मैं नहीं कर सकता आज, जितना कर सकता हूँ उतना कर दूं, और बाकी ऊपर वाले को ऊपर छोड़ के आगे बढ़ूं। अब मुझे नौकरी चाहिए भाई, मैं अपनी अप्लाई तो कर सकता हूँ, हाँ चलो वो तो बात ही तो कर सकता हूँ, वो मैं खुशी और गाजे बाजे के साथ कर रहा हूँ। बाकी ऊपर वाले को जब देना होगा तो डेफिनेटली दे ही देगा, वो पूछेगा नहीं मुझसे। लेकिन जीवन में जो भी होता है ना उचित होता है, क्योंकि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं 45-46 साल का हो गया, कोई शाम ऐसी नहीं गई जिसमें सर के ऊपर छत ना रही हो, कोई दिन ऐसा नहीं गया कि पैर पैर के नीचे जमीन न रही हो। एक बार मैं बड़ा परेशान ऑफिस से आया, बहुत परेशान, बहन बहन की शादी भी करनी थी, ये सब दिमाग में घूमता रहता था, और पता नहीं किस किस चीज से परेशान। मैं आया, अरे मेरा स्पॉन्सर जो था ना, वो मेरा फोन उठा लेता था, खासकर जब मैं बहुत अपसेट होता था। मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा सर मेरे साथ ये गलत है, मैं ये है, मैं ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, जिंदगी में क्या करा हायर पावर ये हो। कभी कभी हायर पावर से भी वो हो जाती है ना रिजेंटमेंट सी, ऐसे क्या करा, भगवान देख नहीं रहा क्या, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मुझसे कहता है यार देख तू जहाँ पे है वहां पे बालकनी है। मैंने कहा हाँ बालकनी है। कह रहा बालकनी पे आ जा। मैं बालकनी पे आ गया। कहता नीचे कोई गली वली निकल रही है। मैंने कहा गली निकल रही है। कह रहा गली पे साइकिल वाइकिल आ जा रही है। मैंने कहा हाँ जी साइकिल मोटरसाइकिल सब आ जा रही है, आपको भी आवाज आ रही है। कह रहा बच्चे बच्चे खेल रहे हैं ना। मैंने कहा, कहता ऊपर देख आसमान है ना। मैं कहा जी आसमान तो है ही है, नीचे जमीन है ना। कह रहा देख दुनिया में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अब ये सारा बवाल तेरे दो कानों के बीच में चल रहा है, इसको ठीक कर, दुनिया में सब कुछ ठीक। तो ये जो मेरी क्षमताओं से बाहर की चीजें मैं करने की कोशिश करता हूँ, फिक्स यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक बार एक मेंबर पूछता है हाउ डू आई हैंडल डिसअपॉइंटमेंट। वो किसी बड़े चैनल में बड़ी पोस्ट पे था, तो पूछता है स्पॉन्सर से हाउ डू आई हैंडल डिसअपॉइंटमेंट। स्पॉन्सर कहता है हाथ में तूने गलत चीज पकड़ रखी है, कैसे हैंडल करेगा, छोड़ दे इसको। ये डिसअपॉइंटमेंट हैंडल करने की चीज कोई है, तू अपने आप को हैंडल कर। तू अपना देख, तू नहा लिया, हाँ नाश्ता करा है, नाश्ता नहीं किया, तो सबसे पहले तू नाश्ता कर।
तो तू अपने आप को हैंडल कर कि तू नहा लिया है, नाश्ता कर लिया है, और जो तेरे बाकी के शरीर के धर्म है पूरे कर लिए हैं, काम जो पेंडिंग था वो कर, तू अपने आप को हैंडल कर। डिसअपॉइंटमेंट कोई और हल कर लेगा, कोई और देख लेगा। तो यार मैं अभी ना, जब मैं बस खत्म कर रहा हूँ, मैं अभी रिसेंटली आई ज्वाइन एन ऑफिस, अभी जो मेरे पिछले से पिछला ऑफिस था, वहां पे एक सज्जन थे, ही वॉज अबाउट टू रिटायर इन 15 days, और मैं, अखिलेश नाम था उनका, और बड़े खुश रहते थे। मैं क्या 15 दिन बाद ही बंदा रिटायर होने वाला है, इतना खुश रहता है। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा उनका जो रिटायरमेंट था ना, वो 3-3, 6-6 महीने के लिए कंपनी बढ़ाई जा रही थी, कंपनी पे काम आया जा रहा था, कंपनी बढ़ाई जा रही थी, कोई ऐसा कारण नहीं था कि जैसे मेट्रो मैन के लिए काबिलियत, दूसरा कोई काबिल आदमी नहीं था, पर फिर भी उनकी बढ़ती जा रही थी। तो मैंने कहा सर ये बताइए एक वीसी जी, अभी 15 दिन बाद अब रिटायर हो जाएंगे, अब कैसा लग रहा है? क्या देखो, अपना एक यहाँ सीधा रूल है, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। मतलब कहते हैं, मैंने कभी ना स्मार्टनेस नहीं दिखाई किसी और के ऊपर, तो मेरे में यहाँ दो दुश्मन नहीं बने कभी भी। आई नेवर शोड कि आई एम स्मार्टर देन यू। मैंने कभी नहीं दिखाया कि मैं सही हूं तुम गलत हो, किसी को नहीं दिखाया। कह रहा है इसलिए मेरे से ना किसी की नहीं बिगड़ी। कहता है मेरे हर डिपार्टमेंट में रिश्ते हैं। कहता है जिस डिपार्टमेंट में आपको हो ना कंपनी के, उस डिपार्टमेंट में मेरे रिश्ते। कहता है जो कैंटीन वाला है ना, उसके यहाँ भी रिश्ते हैं मेरे। आपको आपको जो चाहिए वो खिलवा के दिखा दो, वो बनवा के दिखा दो। मैं कहा यार ये भी लोग हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है यार, है ना। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या है ना, सही गलत के चक्कर में फंस गया हूँ। मैं भूल गया हूँ कि खुशी मेरा अधिकार है। पता ना किस केस में लगा हुआ हूँ, क्या प्रूव करना है और मिल क्या जाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बनने वाला नहीं मैं, काहे को इतने सीरियस से सच प्रूव करो। यार मैंने ना समय बहुत ले लिया, 10:18 हो चुके हैं, और अब बस मैं विराम दूंगा यहाँ पे। किसी भाई का एक आध कोई प्रश्न होगा तो कोशिश करूंगा उसका उत्तर दूं।